जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महेंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 जो कि पेपर हुआ था 28/10/2018 को। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूं। ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का 2018 पेपर का, जो हमारा पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 1 में मैंने जो भी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 23 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो कंप्लीट करा चुका हूं। अब इस जो पार्ट 2 है इसमें मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपने वे हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उन प्रश्नों को जाकर देख सकते हैं, उन क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से है। तो इसमें दे रखी है भौतिक संरचना, अपभ्रंश तंत्र और मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, बी है कुंचिकल जलप्रपात, सी है राकिम कुंड जलप्रपात और डी है आपका केवटी जलप्रपात। इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसका सही कुंचिकल जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसके अगर हम ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है लगभग 455 मीटर। और ये किस राज्य में है? तो ये जो कुंचिकल जो हमारा जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है। और नदी इम्पोर्टेंट क्या है कि किस नदी पर है? तो इसकी अगर नदी की बात करें तो नदी का नाम है बराही। जो बराही नदी है ये इस नदी के तट पर बना हुआ है। और हम अगर इसमें जोग जलप्रपात की बात करें तो ये जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी के किनारे है, शरावती नदी के किनारे है। और इसके अगर ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई है 255 मीटर। जलप्रपात की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आपकी 255 मीटर है, यानी कि 200 मीटर का अंतर है इन दोनों के ऊंचाई में। और अब इसकी बात करते हैं जो हमारा जोग जलप्रपात है इसे महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग गरसोपा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो केवटी जलप्रपात जो है आपका मध्य प्रदेश में, जो केवटी जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। और नदी का नाम बताएं तो नदी का नाम है महाना। महाना नदी के किनारे पर है केवटी जलप्रपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? यानी कि तटरेखा का मतलब क्या है? जो कि समुद्र के किनारे जो भी राज्य है तो उसकी तटरेखा की बात की गई है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी गुजरात। जो गुजरात है इसकी जो समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो कितनी है इसकी जो समुद्री तटरेखा जो है आपकी 1214 किलोमीटर, यानी कि 1214 किलोमीटर है। और इसके आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की है आपकी 973 किलोमीटर। और आपकी अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की है आपकी जी 960 किलोमीटर। और केरल की बात करें तो केरल की है आपकी 569 किलोमीटर। और एक पॉइंट और याद रखना कि क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पर स्थित हैं? तो हैं 9 राज्य। तो 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो जो राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल है तो किसका विस्तार है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्लायोसीन, बी है पैलियोसीन, सी है प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाप और डी है ओलिगोसीन। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाप। तो ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट का मतलब क्या है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पूर्वी घाट होता है और ये पश्चिमी घाट होता है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन है गोदावरी, बी है ताप्ती, सी है कावेरी और डी है आपकी कबाम। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी ताप्ती नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये जो व्याख्या देखते हैं इसकी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है।
तो आप देख सकते हैं अरब सागर किधर है, इधर है आपकी बे ऑफ बंगाल है, इधर है अरब सागर, सी ऑफ अरब सागर जो है इधर आपकी पश्चिमी साइड में है। जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अतः स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो जो ये जो घाटी का होती है, घाटी इस तरह की होती है जैसे कि आप इस तरह से, ये इस तरह से अपने जो जहाँ पर ये बहती है तो वहाँ पर जो चट्टानें तो जो ये जिस घाटी में बहती हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो नदियाँ हैं वो नीचे काटती काटती चली जाती हैं, तो इस तरह से घाटी का निर्माण होता है, जिसे ब्रज घाटी भी कहा जाता है। और एक बात याद रखना, जो जो भी पश्चिमी घाट की तरफ को बहती है नदी, तो वे हमेशा ज्वारनंद मुख का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण जो करती हैं, तो वो जो पश्चिमी घाट पर जो पूर्वी घाट पर जो नदी गिरती हैं तो वो डेल्टा निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी घाट पर गिरती हैं तो वो ज्वारानंद मुख का निर्माण करती हैं। तो ये क्यों करती हैं, अगर जब मैं आपको ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ तब पता चलेगा कि ज्वारनदमुख क्या होता है, किस कारण बनता है, और डेल्टा किस तरह से बनता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची एक को सूची दो का मिलान कीजिए, सूची एक के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर आंसर इसके लिस्ट दे रखी है, सूची 1 राज्य है, सूची 2 में दे रखे हैं सबसे ऊंची चोटी। तो ए है केरल, डोटा बेटा। बी की बात करें नागालैंड नंदा देवी, सी उत्तराखंड अन्नामुदी, और डी है आपका तमिलनाडु सरामती। अगर मैं इसके अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन जो है आपका पहले से देखते हैं, जो आपका उत्तराखंड में आपने देखा होगा, उत्तराखंड में नंदा देवी। तो इस तरह से आप अगर एलिमिनेशन के मेथड से यूज करें तो आप देख सकते हैं कि सी जो मिल रहा है आपका 2 से मिल रहा है, तो सी का मतलब आपका 2 से मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, सिर्फ सी ही है जो 2 से मिल रहा है, यानी कि उत्तराखंड जो मिल रहा है नंदा देवी से मिल रहा है। तो इस तरह से आपका एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिना किसी और ऑप्शन ऑप्शन देखे ही आप लगा सकते हैं कि आपको जो उत्तराखंड है वो सी जो मिल रहा है आपको 2 से मिल रहा है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से भी आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसके एक बार देख लेते हैं हम, व्याख्या में केरल अन्नामुदी है, आपका टू नागालैंड सारामती है, आपका जो उत्तराखंड है नंदा देवी है, और तमिलनाडु टोडा बेटा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि से इत्यादि से है। तो क्वेश्चन देखते हैं 29, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो इसमें कहा गया है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो ये किसका कथन है। इसके अगर आंसर की बात करें तो अगर ऑप्शन देखते हैं, थानवेट, बी है कोपेन, सी है त्रिवार्ता, और डी है स्टैम। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका थार्नवेट। जो थार्नफेट है, जो थार्नफेट इन्होंने वनस्पति जलवायु का सही सूचक है इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट को दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नोट करेक्ट की बात की गई है, ये याद रखना कि नोट करेक्ट पूछा गया है या सही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। आपका बी है, क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता होती है। और डी है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो डी है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ये ऑप्शन गलत है कि जो काली मिट्टी है वो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, जो आपकी कपास की खेती होती है उसके लिए बहुत उपयोगी होती है। और जो काली मिट्टी होती है पूरी परिपक्व मिट्टी होती है, यानी कि पूर्णतः परिपक्व मिट्टी होती है। जैसे हमने सुना जो बच्चा है जब वो परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसे परिपक्व बोला जाता है। तो जो आपकी जो काली मिट्टी है ये आपकी जो पाई जाती है आपका जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। और एक पॉइंट और याद रखना काली मिट्टी में, कि इनकी जो पानी की यानी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो जल धारण क्षमता है वो बहुत ही अधिक है, यानी उच्च होती है इसकी जल धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सोयल। तो ऑप्शन ए है इडेफिक, बी है क्लाइमेटिक, सी है बायोटिक और आपका डी है टोपोग्राफी। इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, इडेफिक। इडेफिक जो है आपका ये सही है। तो आपका इडेफिक मिट्टी से संबंधित एक विशेषता है। और जो आपकी क्लाइमेटिक है ये मौसम जलवायु से संबंधित है, यानी जो क्लाइमेटिक आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेटिक क्या है, मौसम संबंधित है। और बायोटेक का मतलब है जैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र के रहने वाले सभी जीव जंतु से सम्मिलित है। और आपका अगर इसकी बात करें हम टोपोग्राफी, जो आपका टोपोग्राफी होता है यह ग्रह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी के ग्रह, जैसे कि इसमें जो टोपोग्राफी होता है इसमें पृथ्वी के आकार और अन्य प्रकार के उपग्रह जो होते हैं, ग्रह होते हैं, इन सब के बारे में, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उन सब के बारे में बात की जाती है टोपोग्राफी में। तो एक बार याद रखना कि टोपोग्राफी क्या होती है। तो एक तरह से आप याद कर सकते हैं कि ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह, इन सब का बारे में अध्ययन और आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर सी यानी केरल सही है। जो केरल है वो इलायची एवं काली मिर्च के ये सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। अगर इसके हम और बात करते हैं तो जो ये केरल के अल्पज्जा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका जो ये इलायची है उसका उत्पादन किया जाता है। और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो केरल की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है उसमें काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, यानी कि ग्लोबल विलेज की बात की गई है। तो इसमें इसका जो संकल्पना है तो किस पर आधारित है। ए है सामाजिक विकास, बी है राजनीतिक विकास, सी है आपका परिवहन एवं संचार का विकास, डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका परिवहन एवं संचार विकास का जो संकल्पना है उस पर आधारित है, वैश्विक यानी ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इससे क्या मतलब है, अगर मान लीजिएगा आपका जो गांव है किसी मेन हाईवे से लगभग 20 या 25 किलोमीटर अंदर की ओर पड़ता है, तो अगर उस गांव में कोई जो व्यक्ति शहर में काम करने वाला होता है, आपके मान लीजिएगा 25 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पर कोई अगर व्यक्ति काम करने जाता है, अगर उसकी कम्युनिकेशन यानी कि टावर जो होता है आपका नेट वेट का जो आपका सिस्टम होता है और आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो वो डेली भी अप डाउन कर सकता है यहाँ से, मतलब 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसे अप डाउन डेली कर सकता है घर से जॉब के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ का रास्ता और कम्युनिकेशन ठीक ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर शहर में जाके रहने रहने लगोगे। और शहर में क्या होता है, शहर में फिर जब आप जाके रहने लगो तो वहाँ पर जो डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, तो महंगाई भी होती है और इस तरह से थोड़ा दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से जो आपका वैश्विक गांव है तो इसका मतलब यह है कि आप प्रत्येक गांव को अच्छा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करा सकते हो। इससे क्या होता है कि जो भी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिएगा वेजिटेबल है, मिल्क प्रोडक्ट है, इन सब का जो डेली यूज वाली जो चीज़ें हैं उन्हें शहर में पहुंचाया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि जो गांव की अर्थव्यवस्था वो ठीक ठाक चलती रहती है और गांव में डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है, यानी कि इसमें सड़कों की लंबाई की बात की गई है, कि लंबाई की बात की गई है, ना कि सड़कें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो अगर लंबाई की बात करें तो आंसर है ए, जो महाराष्ट्र है इसमें जो है आपकी सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है और ये भारत में प्रथम स्थान पर है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, विश्व का भूगोल जो है उससे है। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है स्थलमंडल। स्थलमंडल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित देशों में किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जो पम्पास घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण विशेषता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पम्पास घास है वो किस तरह का जो आपका कटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित युग्मों सही सुमेलित यानी नोट करेक्टली मैच, ये पॉइंट याद रखना, नोट करेक्टली मैच की बात की गई है इसमें। तो ए है सोनोरन, एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। बी है तकला तकला मकान चीन, आपका कराकुम तुर्कमेनिस्तान, और डी है आपका गिब्सन ब्राज़ील। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो आपका है, जो गिब्सन है वो ब्राज़ील में नहीं है, यानी कि डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो गिब्सन कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन। देख सकते हैं सोनारान संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकला मकान जो आपका चीन में है, और आपका कराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो गिब्सन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट जो है आपका जलमंडल से है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है जलमंडल से है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का वाला डेल्टा बनता है। पक्षी की आकृति का जो डेल्टा होता है इस तरह से आप देख, इस तरह से मान लीजिए मेन नदी है, तो इस तरह से जब आपके लास्ट मुहाने में जाती है तो इस तरह से अपना आकार विस्तृत कर लेती है, इस तरह से आकृति हो जाती है। तो जो ये वाला इस तरह का जो पक्षी के पंजे के आकार का जो डेल्टा है इसे बोला जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए है होंगहो, बी है नाइल, सी है डेन्यूब, और डी है आपका मिसिसिपी। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका डी है, जो मिसिसिपी जो आपकी नदी है ये पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है। जब मैं आपको नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका वृत्ताकार में जो जिस तरह की कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा बनाती है, कौन सी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी नदी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनका उद्गम स्थल यानी कि उनका निकलने का स्थान कौन सा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम मिसिसिपी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 3730 किलोमीटर है। यह नदी इतास्का नामक झील से निकलती है। तास्का नामक जो झील है उससे निकलती है मिसिसिपी झील, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो तो आपका देख सकते हैं कि गिरने वाला जो स्थल है और उद्गम स्थल कहाँ तास्का नामक झील है, और उसकी जो कुल लंबाई कितनी है 3730 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल से यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। जो आयोडीन है उसका अग्रणी उत्पादक के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए है जापान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है चिली, और डी है आपका चाइना। और आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका सी, जो चिली है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है आयोडीन के उत्पादन में। तो ये जो आपको देख सकते हैं जो चिली, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें स्थित है। व्याख्या देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली करता है। चिली दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा देश है। देश की सीमा प्रशांत महासागर से लगती है, जिससे आयोडीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर है 39 जो कि कॉन्सेप्ट है मानव भूगोल एवं मानव चित्रावली से है। तो निम्नलिखित कॉफी उत्पादकों देशों को उनके कॉफी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट्स के सही उत्तर का चयन करें। इसमें क्या कहा गया है कि 2016 में जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में कॉफ़ी उत्पादन होता है तो किसने सबसे ज़्यादा और किसने सबसे कम उत्पादन किया उसके यानी कि आपके अवरोही क्रम के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए है कोलंबिया, बी है वियतनाम, सी है ब्राज़ील, डी है इंडोनेशिया। इसका अगर आंसर की बात करें तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, सी बी ए डी। तो यानी सी ए बी डी का मतलब क्या है, सी ए बी डी। तो यानी कि पहले ब्राज़ील है, फिर आपका कोलंबिया है, आप फिर आपका वियतनाम है, और फिर आपका इंडोनेशिया है। यानी कि एक बार वो देख सकते हैं, पहले ब्राज़ील, फिर कोलंबिया, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया। आपने एक बात याद देख रखी होगी कि ये आपका वियतनाम और इंडोनेशिया जो है आपका एशिया एशिया कंट्री है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो आपका है वियतनाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 40,
सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। अभी जो सुएज नहर है ये बहुत ज़्यादा न्यूज में, क्योंकि सुएज नहर में एक जो शिप है, मतलब शिप है, तो वो इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से नहर है, तो वो इस तरह से किसी तूफान के कारण इस तरह से अटक गया था। तो इस तरह से मिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड होता है उसका नुकसान उठाना पड़ा सभी देशों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है आपको यूरोप और एशिया से जोड़ने के लिए, और अमेरिका और एशिया को जोड़ने के लिए। इस तरह से इसके बंद हो जाने से आपका जो ये सुएज नहर के कारण बहुत सारा व्यापार अवरुद्ध हो गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत के मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की दूरी 7250 किलोमीटर कम हो गई थी, अतः इसका नज़दीकी उत्तर विकल्प भी सही है। उल्लेखनीय है कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि सुएज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? तो इधर आपका जो है, जो आपका इधर ये जो सागर है, और एक इधर इधर तो है रेड सी, यानी कि रेड सी है, और इधर आपका क्या है, मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि क्वेश्चन ये भी आता है कि सुएज नहर किस दो सागर को जोड़ती है? तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? यानी कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द आउटकम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्शन ए है असोदित जन्म दर, बी है असोदित मृत्यु दर, सी है पर्यावरण यानी माइग्रेशन, डी है विवाह। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए और बी, यानी कि असोदित जन्म दर, और बी है आपका असोदित मृत्यु दर। व्याख्या देखते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर एक वर्ष में असोदित जन्म दर तथा असोदित मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि असोदित जन्म दर किसी भी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को कहते हैं। अतः विकल्प डी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि असोदित मृत्यु जन्म दर और असोदित मृत्यु दर, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि में सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? इसमें क्या कहा गया है कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और सेक्स रेशियो के प्रोस्पेक्ट्स तो नीचे है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रेशियो के दृष्टि से क्या है, ऊपर है। तो इससे इस तरह का राज्य कौन सा है? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि हरियाणा जो है ये इकोनॉमिक दृष्टि से तो बहुत ऊपर है और सेक्स रेशियो की दृष्टि से बहुत नीचे है। तो अगर इसके हम लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पर 879 महिलाएं, यानी 1000 व्यक्तियों पर 879 महिलाएं हैं। अगर एमपी की बात करें तो आपका जो एमपी है 931 है 1000 पुरुषों पर, और महाराष्ट्र की बात करें तो 929 है, और आपका पश्चिम बंगाल की बात करें तो 950 है, और हरियाणा है तो आप देख चुके हैं कि ये कितना है, 879, यानी कि लगभग 950 के लगभग की आपका सेक्स रेशियो। थ्री की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कि लिटरेसी रेट के बारे में बात की गई है कि इसमें सबसे कम है। तो आंसर है सी, श्रावस्ती है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो इसका लिटरेसी रेट है बहुत ही कम है। तो इसका लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पर? तो श्रावस्ती का 34.8%। और अगर रामपुर की बात करते हैं तो आपका रामपुर का है, सॉरी बलरामपुर का है आपका 38.43% है, और रामपुर का आपका 44.45%, और बहराइच का है आपका 39.2%। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि अभी जनगणना आपकी हुई नहीं है, जनगणना हो रही है आपकी, तो इसी फिलहाल तो 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आएंगे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो जनगणना से आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? इसमें क्या गया है, रूरल और अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है हरियाणा, और आपका डी है जम्मू एंड कश्मीर। और इसका आंसर की बात करें
तो आंसर है आपका सी, यानी जो हरियाणा है यहाँ पर जो अर्बन और रूरल एरिया में सेक्स रेशियो कम है। आप देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष के आयु का लिंगानुपात 835, तो आपका है ग्रामीण, और आपका 832 है शहरी। तो हरियाणा में तो जब आप देख सकते हैं कि वैसे भी इसका जो सेक्स रेशियो था नॉर्मल भी आपका 879 था सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि इसमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और आपका डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर की बात करें तो इसमें आंसर है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जो है, इसमें जो ग्रामीण यानी कि रूरल पॉपुलेशन लार्जेस्ट पाई जाती है। लगभग कितनी है? 53 लाख, 15 करोड़ 53 लाख जनसंख्या है जो गांव में रहती है। क्वेश्चन नंबर है 46। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएन देसा इसका मतलब क्या है? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स की बात की गई है। यूएन देसा का मतलब है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 25, बी है 35, सी है 45, डी है आपका 55। इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, जो 55% है ये यूएन देसा रिपोर्ट के अनुसार शहरों में रहते हैं और 45% आपका जो है ये गाँव में रहते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।